तो आइए देखते हैं वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव या आर्हेनियस का समीकरण। जैसा कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आप लोग पहले पढ़े थे, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें ढेर सारे कारक के बारे में पढ़े थे, जैसे सांद्रण, ताप, दाब, अभिकारकों की प्रकृति, उत्प्रेरक और विकिरण। उसी में से एक था ताप। ताप के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ाए थे और बोले थे कि इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस के समीकरण में। तो यानी कि इसके बारे में डिटेल हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ताप का अभिक्रिया के वेग पर या वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या किया जाता है आर्हेनियस के समीकरण से। तो आर्हेनियस ने अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक समीकरण दिया। इसे आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। यही है आर्हेनियस का समीकरण। देखिए क्या है समीकरण है, K बराबर A इंटू ई का पावर माइनस EA बाई RT। यहां जो K है, ये K है वेग स्थिरांक, K है वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। वेग समीकरण में जो वेग स्थिरांक आता है वही है K। A है आवृत्ति कारक, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये बताता है कि प्रति सेकेंड कितना टक्कर हो रहा है। अभिकारक के अणुओं के बीच प्रति सेकेंड होने वाले टक्कर को ये रिप्रेजेंट करता है आवृत्ति कारक। EA जो है यह सक्रियत ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। R है गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, जिसका मान आप लोग जानते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और T है ताप, टेम्परेचर। एक चीज और इसमें देखिएगा, इक्वेशन में K का मीनिंग लिख दिए, A का मीनिंग लिख दिए, EA का लिख दिए, R का लिख दिए और T का लिख दिए। बचा कौन? स्मॉल e। जो स्मॉल e है ये एक्सपोनेंशियल है। जैसे e का पावर x होता है तो वैसे e का पावर है यहाँ पे माइनस EA बाई RT। तो स्मॉल e जो है वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल है। जो मैथ में आप लोग पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल, वही है। तो यही है आर्हेनियस का समीकरण, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे और इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग आर्हेनियस के समीकरण को ही आगे बढ़ाएंगे और एक टॉपिक जानेंगे, वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का मात्रात्मक मान, क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक पर ताप का कैसे प्रभाव पड़ता है इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आर्हेनियस के समीकरण से एक बार आप फिर लिख लीजिए, आर्हेनियस के समीकरण से K बराबर था A इंटू ई का पावर माइनस EA बाई RT। अब इसमें दोनों तरफ लॉग लेने पर
लॉग ई या उसको ln बोलते हैं, लॉग ई को ln बोलते हैं ना, तो ln लेने पर एक चीज याद रखिएगा, लॉग का बेस अगर ई हो तो उसको केमिस्ट्री में ln लिखते हैं, और लॉग का बेस 10 हो तो उसको केमिस्ट्री में लॉग लिखते हैं। और ln को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं। और लॉग ई को ln भी लिख सकते हैं, यानी ln ई सेम बेस और सेम पावर का वैल्यू 1 होता है। या आप लिख सकते हैं लॉग ई बराबर ln बराबर 2.303 लॉग, या लॉग ई बराबर 2.303 लॉग 10। ये सब दिमाग में रखिएगा, जो कि आपको सोल्व करने में हेल्प करेगा। ये सारा का सारा फॉर्मूला यहां पे यूज होगा, इसलिए इसको माइंड में रखिएगा। दोनों तरफ ln लेने पर हो जाएगा ln k बराबर ln a इंटू ई का पावर माइनस ए बाई आर टी। अब ln k बराबर log m इंटू एन बराबर फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, यानी आप लिख सकते हैं ln a प्लस ln e का पावर माइनस ए बाई आर टी। और ln k बराबर ln a, ये जो पावर है पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस ए बाई आर टी ln e। और ln e बराबर देखिए ln e का वैल्यू होता है 1, तो ln e जब 1 हो जाएगा, इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं ln k इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी, देखिए ये पहले लिख लिए और ये बाद में, प्लस ln a, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। जब वेग स्थिरांक, अब ताप बदलेंगे वेग स्थिरांक बदलेगा। जब वेग स्थिरांक k1 एवं ताप T1 हो, तो आप लिख सकते हैं ln k1 इक्वल टू माइनस ए बाई आर T1 प्लस ln a, इसको मान लीजिए समीकरण दूसरा। इसी तरह से ln वेग स्थिरांक को k2 रखेंगे और ताप को T2 रखेंगे, यहाँ k2 हो जाएगा, यहाँ T2 हो जाएगा, उसको मान लेंगे समीकरण तीसरा। तो पहले इतना नोट कीजिए, तो आगे लिखते हैं। समीकरण 2 तक तो आप लिख चुके थे, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जब वेग स्थिरांक k2 एवं ताप T2 तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ln k1 के जगह पे लिखना होगा ln k2 इक्वल टू माइनस ए बाई आर T2 प्लस ln a, इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड में से सेकेंड को घटा दीजिए, समीकरण थर्ड माइनस सेकेंड। देखिए थर्ड में ln k1, थर्ड में ln k2 और सेकेंड में ln k1, तो हो जाएगा ln k2 माइनस ln k1 बराबर, थर्ड में जो है पहले उसको लिख लीजिए माइनस ए बाई आर T2 प्लस ln a, और माइनस करके सेकेंड वाला लिख दीजिए, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए बटा आर T1, ये माइनस हो जाएगा माइनस ln a, माइनस ln a और प्लस ln a कैंसिल हो जाएगा। अब log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n, यानी log k2 बटा k1। log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n। इसी फॉर्मूले से चलते हैं। ये बटा आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे बचेगा माइनस 1/T2 और यहाँ बचेगा प्लस 1/T1। प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, यानी 1/T1 माइनस 1/T2।
अब अगर ln को log में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। देखिए यहाँ पे ln को log में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। तो ln को log में चेंज कर दिए, k2/k1 बराबर a बटा r। इधर देखिए एलसीएम हो जाएगा t1 t2 और ऊपर हो जाएगा t2 माइनस t1। ये जो 2.303 यहाँ इनटू में है, इसको इधर ले आइएगा तो हो जाएगा डिवाइड में 2.303। ये जो इक्वेशन आया इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का मात्रात्मक मान। इसे वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का मात्रात्मक मान कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट था हम लोग का ln k इक्वल टू माइनस a/rt प्लस ln a। याद कीजिए अभी जो तीन इक्वेशन हम लोग निकाले थे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड का यूज करके तो हम लोग क्वांटिटेटिव वैल्यू निकाले। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से क्या फायदा है, ये देखिए। आप इसको देखने से आपको लग रहा है कि ये y इक्वल टू mx प्लस c के आधार पर है। देखिए ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे 1/t है, c के जगह पे इंटरसेप्ट ln a है। कहने का मतलब अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें, आप जानते होंगे पहले से मैथ में कि अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप m है और इंटरसेप्ट c है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये ग्राफ इस तरह से ऊपर की ओर जाता है। अगर ये स्लोप निगेटिव हो जाता, अगर ये माइनस होता y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, तो इसका स्लोप कुछ इस तरह से होता, ग्राफ ऐसे आता। देखिए ये हो जाता है इंटरसेप्ट यहां तक c, ये स्लोप इसका हो जाता स्लोप इक्वल टू माइनस m। यानी अगर निगेटिव स्लोप है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आता है और पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ नीचे से ऊपर। तो यहां पे देखिए निगेटिव स्लोप है, माइनस में है, यानी इसका ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। उसी से कंपेयर करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर ये y एक्सिस होता, ये x एक्सिस होता, अगर ये नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ ऐसे होता, तो इसका स्लोप हो जाता -m और इंटरसेप्ट हो जाता c। जो वो आप मैथ में जानते हैं, अभी वही लिखे हैं। अब इसमें कंपेयर करके देखिए कि y के जगह पे क्या है। y के जगह पर है ln k, x के जगह पे है 1/t और स्लोप है -a/r, और इंटरसेप्ट है ln a। तो अगर हम लोग ln k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो इसका स्लोप हो जाएगा -a/r। और अगर इसी ln को log में चेंज कर दें, ln को log में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2.303 log k इक्वल टू -a/rt प्लस ln को log में चेंज कर रहे हैं तो इसको भी लिखेंगे 2.303 log a। ये 2.303 इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दोनों में डिवाइड होगा। जब इसमें डिवाइड होगा तो इसके डिवाइड में लिखना होगा और इसमें डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा।
यानी आप लिख सकते हैं log k इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी, इसमें लग जाएगा आपका 2.303 log k इक्वल टू माइनस ए बाई 2.303 आर टी प्लस log a। अब इसको भी आप कंपेयर कर दीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और यहां पे इसका ग्राफ ले लीजिए। अगर ये y एक्सिस है तो y के जगह पे है log k, x के जगह पे है 1/t, तो स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाई 2.303 आर, और इंटरसेप्ट सी के जगह पे हो जाएगा log a। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन graph is plotted between ln k and 1/t। ऑप्शन रहेगा माइनस ए बाई आर, बी माइनस ए बाई 2.303 आर, सी बोथ दी नन ऑफ दीज। तो क्या टिक करेंगे? देखिए ln के और 1/t है तो स्लोप क्या है माइनस ए बाई आर। यहां देखिए ये ln के है और ये log के है, दोनों में डिफरेंस समझिए, बस हल्का सा डिफरेंस है लेकिन यही ध्यान देना है। अगर ln के होगा तो इसका स्लोप होगा माइनस ए बाई आर। अगर यहाँ पे ln के जगह पे log के रहता, log के एंड 1/t, तो स्लोप आता माइनस ए बाई 2.303 आर। तो इसको भी नोट कर लीजिए पूरा, पहले इसको और फिर उसके बाद इसको। अब एक टॉपिक देखते हैं सक्रियत ऊर्जा। ऐसे तो ये टॉपिक पढ़ना बाद में था, लेकिन यहाँ पे बीच में ये जो आया था एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियत ऊर्जा, तो बीच बीच में इक्वेशन में ये आते रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो आगे पढ़ाएंगे एक टॉपिक अभिक्रिया के वेग के सिद्धांत। उसमें आपको बताएंगे कि जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, अभी भी देख लीजिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो उनका स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। मान लीजिए एक तरफ ले लेते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और एक तरफ ले लेते हैं अभिक्रिया, रिएक्शन। ये मान लीजिए अभिकारक का ऊर्जा है, अभिकारक के अणु यहां पे टकराते हैं, ये अभिकारक के अणु का ऊर्जा है। जब ये टकराते हैं तो इनकी ऊर्जा में बहुत तेज वृद्धि होती है। अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा में बहुत तेज वृद्धि होती है, और जब अधिकतम ऊर्जा की स्थिति में ये आ जाते हैं तो इनको कहते हैं सक्रियत संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में आने के बाद यह उत्पाद में बदल जाता है। यह डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा क्षेपी है,
उसी के आधार पे उत्पाद का ऊर्जा निर्धारित होगा या उत्पाद का ऊर्जा होगा। यहाँ पे देखिए ये उत्पाद बन गया, यहां से यहां तक जो ऊर्जा है ई आर मतलब रिएक्टेंट अभिकारक, ये ई आर मतलब अभिकारक की ऊर्जा, और यहां से यहां तक जो ऊर्जा है ईपी, ई मतलब एनर्जी, पी मतलब प्रोडक्ट, ई आर मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा। ईपी जो है, ईपी मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की ऊर्जा। तो ये अभिकारक की ऊर्जा, ये उत्पाद की ऊर्जा है। जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है और अधिकतम ऊर्जा की स्थिति में वो सक्रिय संकुल बनाते हैं। तो अभिकारक से सक्रिय संकुल बनने तक जो ऊर्जा में वृद्धि होती है उसी को बोलते हैं सक्रियत ऊर्जा। यही है, ये जो आप देख रहे हैं अभिकारक की ऊर्जा में जो वृद्धि हुआ है इसी को बोलते हैं सक्रियत ऊर्जा, ये जो मैक्सिमम एनर्जी तक जाने में। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो उनके स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। एवं संक्रमण अवस्था में वे सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं। सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं। अभिकारक से सक्रिय संकुल बनने तक अभिकारक से सक्रिय संकुल बनने तक ऊर्जा में कुल वृद्धि को सक्रियत ऊर्जा कहते हैं। सक्रियत ऊर्जा कहते हैं। इसको फॉर्मूला से निकालते हैं। ये बराबर फॉर्मूला होता है, ऐसे तो ये का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप जो अभी पढ़े थे आर्हेनियस का समीकरण, उसमें जो वेग स्थिरांक का मात्रात्मक मान था उसी फॉर्मूला से इसको निकालते हैं। log k2/k1 बराबर ये बटा 2.303R इंटू T2 माइनस T1 बटा T1 T2। ये जो फॉर्मूला था इसी से हम लोग सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करते हैं। इसे E द्वारा सूचित करते हैं, याद रखिएगा। सक्रिय ऊर्जा को EA द्वारा सूचित करते हैं। E मतलब एनर्जी, A मतलब एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको भी नोट कर लीजिए।
अब एक एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.30। क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया का ताप 293 केल्विन से बढ़ाकर 313 केल्विन करने पर वेग 4 गुना बढ़ जाता है। सक्रियत ऊर्जा ज्ञात करें। अब देखिए इसमें बस ताप दिया हुआ है T1 और T2। पहला ताप को मान लीजिए T1 293 केल्विन और दूसरा ताप को मान लीजिए T2 313 केल्विन, और वेग जो है 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब K2 जो है बाद वाला जो वेग है वो पहले वाले वेग का 4 गुना है, यानी K1 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो K2 हो जाएगा, यानी 4K1 इक्वल टू K2। ये जो वेग 4 गुना बढ़ जाता है इसके आधार पर हम लोग लिखे हैं 4K1 इक्वल टू K2। अब आपको निकालना क्या है, सक्रिय ऊर्जा, ये ज्ञात करना है। फॉर्मूला जानते हैं आप, log K2 बाई K1 इक्वल टू ये बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। अब यहां से देखिए K2 बाई K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 बाई K1 इक्वल टू लिख सकते हैं आप K2 बाई K1 इक्वल टू 4। यहां पुट कर दीजिए, log K2 बाई K1 का वैल्यू रख दीजिए 4 इक्वल टू ये बाई 2.303 R का वैल्यू भी रख दीजिए 8.314। T1 का वैल्यू है 200, T2 का वैल्यू है 313 माइनस T1 है 293, नीचे में भी वही हो जाएगा 293 गुना 313। log 4 का वैल्यू होता है 0.6021। log का वैल्यू देखने सिखाए हैं, एक बार पहले देख लीजिएगा वहां से। log 4 का वैल्यू 0.6021 बराबर ये इंटू, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 20 बटा में 2.303 गुना 8.314 गुना 293 गुना 313। ज्ञात क्या करना है, ये तो ये बराबर हो जाएगा, ये सब जो डिवाइड में है ये गुना में चल जाएगा, जो गुना में है वो डिवाइड में चल जाएगा, यानी 0.6021 गुना 2.303 गुना 8.314 गुना 293 गुना 313 बटा 20, इतना जूल पर मोल। इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ये बराबर 52,863 जूल पर मोल। जूल को किलो जूल में चेंज कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो आप लिख सकते हैं ये बराबर 52.863 किलो जूल पर मोल। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4.30 है, इसको नोट कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन हम लोग इसके आधार पर बनाएंगे ताकि आपको सक्रिय ऊर्जा से आधारित कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आए तो आसानी से बना सके। नंबर 4.26 क्वेश्चन में देखिए इक्वेशन दिया हुआ है K इक्वल टू फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड इंटू e टू द पावर माइनस 28,000 केल्विन बाई टी। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फाइंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन लिख लेते हैं, K इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी होता है। इससे कंपेयर कीजिएगा तो K के जगह पे ये है, A के जगह पे इतना है, E ये है
और माइनस ये बाई आर टी के जगह पे है माइनस 28,000 केल्विन बाई टी, यानी माइनस ये बाई आर टी इक्वल टू माइनस 28,000 केल्विन बाई टी। ये केल्विन यूनिट है, ध्यान दीजिएगा। अब इसे अगर आप कंपेयर करते हैं तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इक्वल टू, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 28,000 इंटू आर केल्विन, यानी 28,000 इंटू आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और एक और केल्विन, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 232 792 के लगभग आता है इतना जूल पर मोल, और इसको अगर किलो जूल में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 232.792 किलो जूल पर मोल इसका एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी लिख लीजिए। तो आर्हेनियस इक्वेशन के आधार पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी बना लिए, और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और क्लास बचेगा इस चैप्टर में, उसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।